हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इमेज। इमेज कैसे फॉर्म होती है, कौन से रेज हमें यहाँ पे इस्तेमाल करने होते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम इमेज फॉर्म कर सकते हैं, एंड फाइनली मिरर इक्वेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले तो ये समझ लेते हैं कि इमेज क्या होती है। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि भाई इमेज क्या होती है, क्योंकि हमें कई बार क्वेश्चन के अंदर इमेज की हाइट कितनी होगी, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी जो इमेज फॉर्म होगी, मिरर के सामने जो रखा है उसकी इमेज वो कहाँ पे फॉर्म होगी, उसका इमेज डिस्टेंस निकालने को बोला जाएगा। कई बार बोलेंगे कि भाई इमेज की हाइट कितनी होगी, मैग्निफिकेशन कितना हुआ है, मतलब कि मैग्नीफाई हुई है कि डीमैग्नीफाई हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो भी है वो पता करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये इमेज होती क्या है। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर हम ये ऑप्टिक्स की बात करें, उसमें भी रे ऑप्टिक्स की बात करें, तो रे का इस्तेमाल करके हम कैसे इमेज आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे हम इमेज फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इमेज होती है क्या, तो इफ रेज एमिनेटिंग फ्रॉम ए पॉइंट एक्चुअली मीट एट अनदर पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड और रिफ्रैक्शन, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। मतलब कि किसी पॉइंट में से जो रेज निकले हैं वो रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट में एक दूसरे को सबको इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट जो मिलेगा वो होगी उसकी इमेज। ठीक है, तो इमेज एक सिंपल सा पॉइंट है कि भाई ऑब्जेक्ट जो भी रखा है, ऑब्जेक्ट में से जो भी रे निकलते हैं, अभी वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो या जो भी हो, ठीक है, अगर उसमें से जितने भी रेज निकलते हैं वो सारे रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पे मिलेंगे सारे, ठीक है, वो पॉइंट होता है वहां पे उसकी ऑब्जेक्ट की, मतलब जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज। ठीक है, तो अभी सवाल ये निकल के आता है कि भाई तो ये इमेज कैसे फॉर्म होती है, मतलब कि हम रेस का इस्तेमाल करके कैसे इमेज कंप्यूट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये भी जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो देखो क्या है कि वी कैन टेक एनी टू रेज एमिनेटिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑन एन ऑब्जेक्ट, ट्रेस देयर पार्ट्स, find their point of intersection and thus obtain the image of that point due to the reflection at a spherical mirror। ठीक है, तो अब कोई भी दो रे ले लो, कोई भी दो रेस को आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। उस रे के ट्रेस पाथ को ट्रेस करो, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो दोनों रे जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, वो होगी उसकी इमेज, वो होगी उस ऑब्जेक्ट की इमेज। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पे कोई भी दो रे पसंद, देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है तो एक रे से तो काम चलने वाला है नहीं, है ना। मैंने बोला कि भाई ये मैंने एक रे निकाल लिया है, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद, मतलब कि रिफ्लेक्ट होने के बाद तो ये तो जा रहा है ना कहीं पे, तो मतलब उसकी इमेज, जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो कहाँ पे मैं कंसिडर करूं, तो एटलीस्ट वो इंटरसेक्ट जहां पे करेंगे, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्शन जो पॉइंट होगा वो निकालने के लिए एटलीस्ट वी रिक्वायर टू रेज। ठीक है, तो यहाँ पे एटलीस्ट हमें दो रे तो चाहिए। सभी रेज यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है, है ना। कोई भी दो रे आप यहाँ पे पकड़ लो, कोई भी दो रेज यहाँ पे आप पकड़ लेते हो, तो उस वो जहां पे इंटरसेक्ट होंगे रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है, वो पॉइंट जो भी होगा वहां वो इमेज फॉर्म होगी, मतलब कि वो उसकी इमेज मानी जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो अभी सवाल ये निकल के आता है कि सर हम कौन से दो रे यहाँ पे, मतलब कि कौन से रे यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट में से हो सकता है बहुत सारे रेज निकलते हो, ठीक है, उसमें से इमेज फॉर्मेशन के लिए कौन से दो, मतलब कि कोई तो ऐसे ऑप्शन है हमारे पास अवेलेबल कि जिसमें से कोई भी दो हम पसंद कर सके। जी हाँ, यहाँ पे आप बेसिकली देखो तो चार हमारे पास ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल है जिनमें से कोई भी दो रे आप यहाँ पे पकड़ सकते हो और उसका इस्तेमाल करके आप इमेज फॉर्म कर सकते हो, है ना। तो चलो देखते हैं, तो यहाँ पे कितने रेज हमारे पास पॉसिबल है, मतलब कि कितने ऑप्शंस अवेलेबल है इमेज फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो किसी भी दो रे को चूज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला रे आप कौन सा कंसिडर कर सकते हो, द रे फ्रॉम द पॉइंट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रिफ्लेक्टेड रेज गोज थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। तो आप पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वाला एक रे पकड़ लो, जैसे कि अगर एक कॉन्केव मिरर है तो उसके लिए मान लो कि ये रे आया, रिफ्लेक्ट हुआ, जो फोकस में से पास हुआ, तो पहला रे ऐसा कंसिडर करो जो पैरेलल टू दी यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस हो, एंड उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस में से पास होता हो। इसका स्पेसिफिक नाम भी हमने दिया था, अगर कल का लेक्चर याद आता है तो। ठीक है, जो ऐसे रेस कि जो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी हो और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस में से भी पास होते हो, है ना, उसको हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया था। अगर आपको याद आता है तो हमने उसके ऊपर डिस्कशन भी किया था, जिसका नाम है पैरेक्सियल रेस। ठीक है, पैरेक्सियल रेस, ये रेस हम यहाँ पे कंसिडर, मतलब कि पैरेक्सियल रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम करीब है, नजदीक है, ठीक है, ऐसा कोई एक रे आप कंसिडर कर सकते हो कि जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो,
एंड जो फोकस में से पास होता हो। अगर हम कॉन्वेक्स के लिए देखें तो उसके लिए भी आप देख सकते हो कि वो आया यहाँ से, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होने के बाद चला गया, लेकिन इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे देखोगे तो वो फोकस में से पास होगा, ठीक है। तो आप एक ये वाला रे कंसिडर कर सकते हो इमेज फॉर्म करने के लिए। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा रे कौन सा आप ले सकते हो, देखो लेने के लिए तो बहुत सारे रेज निकलते हैं, तो सभी में से कोई भी तो ले सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली 4 रे के ऊपर फोकस करेंगे और उसमें से किसी 2 को यहाँ पे पसंद करेंगे, ठीक है। तो दूसरा वाला ले सकते हो, द रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर और अपीयरिंग टू द पास थ्रू इट फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर, द रिफ्लेक्टेड रे सिंपली रिट्रेसेस द पाथ। मतलब कि दूसरे रे के ऑप्शन के फॉर्म में आप यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होने वाले रे को कंसीडर कर सकते हो। तो वो ऐसा रे होगा कि जो जिस पाथ को फॉलो करते आया है उसी को वापस रिवर्स डायरेक्शन में रिट्रेस करता हुआ जाएगा, ठीक है। तो आप ये वाले रे को कंसीडर कर सकते हो। अगर वो कॉनकेव है तो ऐसे केस में आप देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है, आया, रिफ्लेक्ट होकर चला गया। उसी तरीके से आप यहाँ पे कॉन्वेक्स के लिए देखोगे तो भाई आया, रिफ्लेक्ट होके चला गया, लेकिन आप इसको पीछे ट्रेस करोगे तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगा, ठीक है। तो पहला कौन सा ले सकते हो ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऐसा रहे कि जो पैरेक्सियल हो, मतलब कि पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस में से, प्रिंसिपल फोकस में से पास होता हो। दूसरा ऑप्शन क्या है, तो दूसरा ऑप्शन है रे के लिए, दूसरा ऑप्शन है कि भाई ऐसा रे कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होके रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पाथ को ट्रेस करके जाता हो, है ना। तो ऐसा रे आप यहाँ पे ले लो, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन क्या है, the ray passing through or directed towards the focus of the concave mirror or appearing to the pass through the the focus of the convex mirror, the reflected ray is parallel to the principal axis, ठीक है। तो ये हमने ऐसा ही देखा एक पॉइंट कि भाई यहाँ पे ध्यान से देखो, the passing through the focus of the concave, मतलब फोकस में से पास होता हो एंड रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता हो, है ना। तो आया, इंसिडेंट हुआ, जब भी इंसिडेंट होता है तब वो फोकस में से पास होके इंसिडेंट हुआ। आप ये लेजर लाइट को देखो तो ये आया, फोकस में से पास हुआ, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल बन के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन के चला गया, ठीक है। तो मतलब कि ऐसा रे आप कंसिडर करो कि जो फोकस में से पास होता हो, रिफ्लेक्ट होने के बाद भाई साहब वो पैरेलल होके चला जाता हो, ठीक है। तो ये रे को भी आप ऑप्शन के तौर पे देख सकते हो। अगर कॉन्वेक्स के लिए देखें तो आप ऐसा देख सकते हो कि भाई आया, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन के चला गया, ठीक है। तो आप इसका पाथ अगर ट्रेस करोगे तो वो फोकस में से पास होता नजर आएगा, ठीक है। तो ये तीसरा ऑप्शन है, आप तीसरा रे ये कंसिडर कर सकते हो। फोर्थ नंबर वाला कौन सा है, द रे इंसिडेंट एट एनी एंगल एट द पोल, द रिफ्लेक्टेड रे फॉलोज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कि जिस एंगल पे आया उस एंगल पे चला गया। तो आप ये वाला रे भी कंसिडर कर सकते हो कि जो मान लो किसी एंगल पे आया, पोल के ऊपर इंसिडेंट हुआ, ठीक है, किसी पोल के ऊपर किसी एंगल पे इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्ट होके चला गया, ठीक है। तो आप ये वाला भी कंसिडर कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखे कॉन्वेक्स के लिए, तो यहाँ पे भी आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे टोटल हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। वैसे तो जितने भी रेज निकलते हो सारे रेज आप यहाँ पे इनमें से कोई भी दो आप पसंद कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई ये 4 ही ऑप्शन है ना। लेकिन हम इजीली अगर इसको इमेज को फॉर्म करना चाहते हैं तो इन 4 में से कोई भी 2 को पकड़ लो, ठीक है, और इसको ड्रॉ करोगे तो डेफिनेटली आपको इमेज कहाँ पे बनेगी वो आपको पता चल जाएगा, इमेज की साइज क्या होगी वो भी आपको पता चल जाएगा। तो बेसिकली हम ये 4 ऑप्शन को चूज करेंगे, है ना। तो वंस अगेन वापस रिपीट कर देते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, तो ऐसा रहे जो पैरेक्सियल हो, मतलब कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, रिफ्लेक्ट हुआ और फोकस में से पास होके चला गया, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा कौन सा ऑप्शन है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ और उसी पाथ को ट्रेस करके चला गया, ठीक है। एंड तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, तो आया, फोकस में से पास होते आया और रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल बन के चला गया, ठीक है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज बाय पोल के ऊपर इंसिडेंट हुआ और फॉलो करता हो कौन से लो को, रिफ्लेक्शन के, मतलब कि जिस एंगल पे आया उस एंगल पे चला गया, ठीक है। तो ऐसे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को आप देखोगे तो डेफिनेटली 4 ऑप्शन में से कोई भी 2 रे को आप यहाँ पे ड्रॉ करके किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बना सकते हो। एज फॉर द एग्जाम्पल अगर मैं ये चारों को ड्रॉ करता हूं तो देखो कुछ ऐसा रिजल्ट बनता है।
चारों को ड्रॉ करता हूं। मान लो कि ये जो ए बी है वो मेरा ऑब्जेक्ट है ना। तो पहला ऑप्शन कौन सा था? पहला ऑप्शन था कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलने वाला रे मैंने लिया, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस में से पास करता हूं, है ना। तो ये हो गया पहला वाला ऑप्शन, है ना, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कौन सा था? तो दूसरा ऑप्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होता हो और रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पाथ पे वापस रिट्रेस होके चला जाता हो, ठीक है। तीसरा ऑप्शन कौन सा था? तो तीसरा ऑप्शन था कि भाई फोकस में से पास होता हो, मतलब कि यहां पे तीसरा ऑप्शन एक्चुअली ड्रॉ नहीं किया है यहां पे। तो तीसरा ऑप्शन कुछ ऐसा होगा, अगर हम इसको ड्रॉ करने जाए तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 रे ही देखा है, तो वो फोकस में से पास होता हो, मतलब कि इस तरीके से फोकस में से पास हुआ, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होके पैरेलल बन के चला गया, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल बन के चला गया। तो आप देखोगे तो ये सभी जितने भी है, ओके, एक बाकी है, अभी एक बाकी है, तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन था ना, जो तीसरा हमें बोला गया था वो तीसरा ऑप्शन। तो ये फर्स्ट वन, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला सेकंड ऑप्शन हमने लिया था, ये थर्ड ऑप्शन हमने लिया था, और जो फोर्थ वन जो भी था वो कौन सा था? फोर्थ वन जो भी था वो ये वाला था कि भाई पोल के ऊपर इंसिडेंट हुआ, जिस एंगल पे इंसिडेंट हुआ उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होके चला गया, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो ये पाओगे कि चारों चार जो भी है ना, वो सारे एक ही पॉइंट, ये वाले एडेस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखा आपने? देखा, ध्यान से देखा, ये चारों जो भी है वो एक ही एडेस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना सभी। देखो मैंने ये तो अभी आपके सामने ड्रॉ किया है ना, ये वाला जो थर्ड ऑप्शन था वो तो अभी आपके सामने ड्रॉ किया, वो भी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। देखा आपने? ये नोटिस किया, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि इनमें से कोई भी दो पकड़ लो, सभी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सभी यहां पे चार। वैसे तो यहां से जितने भी रेज निकलेंगे ना ये ऑब्जेक्ट के अंदर से, वो सारे रेज ना यहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई वो कहीं अलग अलग जगह पे इंटरसेक्ट, ऐसा नहीं है, वो सारे एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे। लेकिन वो सभी में से हमने किसी चार को ऑप्शन के तौर पे लिया, और उसमें से ड्रॉ करने के लिए, इमेज को फॉर्म करने के लिए हम सिर्फ दो ही को कंसिडर करें, किसी भी दो। आपकी मर्जी है, आप कोई भी दो ले सकते हो, आपकी चॉइस होती है वो तो, है ना। तो कोई भी दो को हम यहां पे कंसिडर करेंगे और फिर उससे ये इमेज को फॉर्म करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो अल्टीमेटली आप देखोगे यहां पे, तो हमने लिया था ऑब्जेक्ट ए बी, उसका जब भी हमने यहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखा तो वो आया हमारे पास ए डेस, और जब भी हमने ए डेस एंड ये बी डेस, ये आपको दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है, ठीक है। तो ये जो ए डेस बी डेस जो बना ना, यही है इसकी इमेज। किसकी? ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज द इमेज। ये हुई उसकी इमेज, ये बनी इसकी इमेज, ठीक है। तो हियर ए बी डैश, सॉरी, ए डैश बी डैश इज द इमेज, ए डैश बी डैश जो भी है वो इमेज होगी, ए बी जो भी है वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्लियर है। तो इन दिस वे वी कैन फॉर्म द इमेज, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट की अगर मुझे इमेज यहाँ पे फॉर्म करनी है, ठीक है, अभी तो फिलहाल हम ऑन पेपर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, इमेज को देखने का नहीं है, लेकिन इमेज फॉर्म करनी है। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, उसकी हाइट कितनी, देखे देखो, जैसे कि ऑब्जेक्ट की हाइट एंड ये इमेज की हाइट में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है ना। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे आगे जाके, मैग्निफिकेशन वगैरह, ठीक है। तो पहले ये तो समझ ले कि भाई इमेज क्या होती है और कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। तो हमने बहुत सारे ऐसे रेज निकलते हैं, उनमें से सिर्फ 4 को ऑप्शन के तौर पे लिया, और उनमें से भी इमेज को फॉर्म करने के लिए हम किसी दो को ही यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो इमेज क्या है समझ में आ गया, ठीक है। जितने ऑब्जेक्ट में से रे निकलते हैं वो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है, कंडीशन अप्लाई, रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट में से इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो वो पॉइंट को हम मानेंगे इमेज, ठीक है, उसकी इमेज फॉर्म हुई। तो जैसे कि यहाँ पे ए बी अगर ऑब्जेक्ट है तो ए डेस बी डेस क्या है, उसकी फॉर्म्ड इमेज है, ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर। तो कैसे इमेज बनाई जाती है, कैसे इमेज फॉर्म करते हैं, क्या अभी ये पॉइंट क्लियर हो चुका है? ठीक है, चलो तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। मिरर इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, मिरर इक्वेशन। चलिए भाई, सवाल यहां पे ये निकल के आता है कि हमने ये देख लिया कि इमेज क्या होती है, हमने ये भी देख लिया कि भाई इमेज कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, कौन से मतलब रेस को, कौन से दो रेस को यहाँ पे कंसिडर करके हम इमेज फॉर्म कर सकते हैं वो भी देख लिया। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि भाई वो इमेज कितने डिस्टेंस पे फॉर्म होगी, ठीक है, तो वो डिस्टेंस में कैसे पता कर सकता हूं?
ऑब्जेक्ट मैंने मान लो कि ये डिस्टेंस पे रखा है, तो उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, अगर मुझे वो आइडेंटिफाई करना तो मैं कैसे कर सकता हूं। तो ये सारी चीजों का जवाब जो भी है वो हमें मिरर इक्वेशन से मिल जाएगा। मतलब कि एक ऐसा इक्वेशन कि जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लेस करें, और अगर हमें इसकी फोकल लेंथ पता हो तो डेफिनेटली हम उसकी इमेज कितनी दूरी पे कहाँ पे फॉर्म होगी वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कई बार अगर हमें इमेज डिस्टेंस पता हो और उसकी फोकल लेंथ पता है तो डेफिनेटली उसका ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, मिलेगा नहीं, कहाँ रखा होगा वो भी पता कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि किसी अननोन फोकल लेंथ वाले मिरर की अगर मुझे फोकल लेंथ निकालनी है, मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, मुझे इमेज डिस्टेंस पता है, तो ऐसे केस में उसकी फोकल लेंथ क्या बनेगी वो भी हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक ऐसा कॉमन इक्वेशन के जिससे हमारे पास बहुत सारी ऐसी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि इमेज डिस्टेंस है, जैसे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जैसे कि फोकल लेंथ है ना। कोई भी दो हमें यहाँ पे दी जाएगी तो तीसरी वाली हमें कैलकुलेट करने को बोली जाएगी। तो ऐसा इक्वेशन हमें यहाँ पे अभी डिराइव करना है, ठीक है। सो एक बार और देख लेते हैं कि भाई इमेज क्या होती है, क्या देखने की जरूरत है। चलो ठीक है, नहीं देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो अभी मिरर इक्वेशन का डेरिवेशन देखते हैं कि कैसे ये मिरर इक्वेशन फॉर्म होता है। आपको सिर्फ ये इक्वेशन याद रखना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसका डेरिवेशन। तो चलिए इसका मिरर इक्वेशन का डेरिवेशन देखते हैं। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर देता हूं। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैंने जो इमेज फॉर्म की है, ठीक है, वो पहले फॉर्म कर लेते हैं। तो मान लो कि ये जो ए बी है, लेजर लाइट को देखते जाओ, तो ये ए बी है, वो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अभी मुझे इमेज फॉर्म करनी है तो डेफिनेटली मैं क्या करूंगा, किसी भी चार ऑप्शन में से, मेरे पास चार रेस का ऑप्शन है, उसमें से किसी भी दो को मैं कंसिडर करूंगा। मान लो मैंने इसको कंसिडर किया, पहला रे जो पैरेक्सियल रे है, ठीक है, तो इसको मैंने कंसिडर किया ऐसा रे कि जो यहाँ पे आया, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस में से पास हुआ, ठीक है। तो ये वाला रे। दूसरा ऑप्शन मैंने वो पोल के ऊपर गिरने वाला इंसिडेंट इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्शन एंगल बनाने वाला रे यहाँ पे कंसिडर किया। तो ये दूसरा वाला रे मैंने ये कंसिडर किया, जो पोल के ऊपर गिरा, इंसिडेंट हुआ किसी इंसिडेंट एंगल पे, एंड उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होके, उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होके चला गया। इन दोनों ने जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट बना ये, ठीक है। तो यहां पे मेरी इमेज फॉर्म हुई। तो दिस इज माई इमेज, ठीक है। तो ये जो एडेस बीडेस आप देख रहे हो, दिस इज द इमेज। तो यहाँ पे थोड़ा सा नोटेशन लिखते जाते हैं। सो हियर ए बी इज ऑब्जेक्ट, ए बी इज ऑब्जेक्ट, इज हियर एडेस बीडेस इज इमेज, ठीक है। तो एडेस बीडेस हमारे लिए क्या होगी, इमेज होगी, ठीक है। इसके अलावा मैं थोड़े और नोटेशन भी यहां पे यूज करूंगा, जैसे कि यू, यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी, वी का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। एंड एफ, एफ मतलब कि फोकल लेंथ, ठीक है। चल तो हियर यू मतलब कि अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करूँ, पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है, वो सारी चीजें हमने देखा था कि पोल से मेजर होती है। तो मेरे लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब कि क्या, ये बीपी, ये जो बीपी है वो मेरे लिए क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ ना। इतना डिस्टेंस, आप ध्यान से देखो, इतना डिस्टेंस मेरे लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पोल से कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो वो डिस्टेंस बीपी होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब कि बीपी, मतलब कि जहां पे मुझे बीपी दिखेगा वहां पे मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू प्लेस कर सकता हूं, ठीक है। उसी तरीके से ये जो बीडेस पी है वो क्या है हमारे लिए, इमेज डिस्टेंस है, तो इट इज बीडेस पी। आप ध्यान से देखो, तो ये जो बीडेस पी है, बीडेस पी, इट इज द इमेज डिस्टेंस, ठीक है। उसी तरीके से एफ पी, एफ पी जो भी होगा वो क्या होगी, फोकल लेंथ होगी, है ना। तो फोकल लेंथ जो भी है वो होगी एफ पी। तो एफ पी हमारे लिए फोकल लेंथ होगी, ठीक है। चलो तो अब ध्यान से देखते जाओ, मैं जिस ट्रायंगल के यहाँ पे बात करने वाला हूं उसको ध्यान से देखना, है ना।
पहला ट्राइंगल ये वाला ए डैश बी डैश एफ, क्या आपको एक छोटा सा ट्राइंगल दिखा? ए डैश बी डैश एफ, ठीक है, ये छोटा सा ट्राइंगल, ये छोटा सा ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अगर आपको ये ट्राइंगल दिखा है तो मैं पहले उसकी बात करूंगा। ध्यान से देखोगे तो ये छोटा सा ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ये ट्राइंगल एम एफ पी, आप ध्यान दोगे तो ये एंगल आप देखना, यहाँ पे दोनों ट्राइंगल ना सिमिलर है। आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? ध्यान से देखोगे तो भाई जितना ये एंगल उतना ये एंगल, ठीक है, जितना ये एंगल उतना ही 90 डिग्री का यहां पे भी एक एंगल बनेगा। तो ये एंगल जो भी बनेगा, अच्छा इसके लिए ना हम एक और नोटेशन यहां पे यूज करेंगे, सॉरी मैं बताना भूल गया आपको, यहां पे हमें एक कंसिडरेशन और यहां पे लेना है। वैसे तो देखने जाए तो यहां पे ये जो MP है ना, वो ये पॉइंट एंड ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है ना, तो मैं अगर यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, कहां से? M से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो वैसे तो वो यहां पे आता है, यहां पे आता है, ठीक है। मतलब कि ये होगा, मान लो कि यहां पे जो पॉइंट बन रहा है उस पॉइंट को मैं P डैश मान लेता हूं। तो एक्चुअल में ये परपेंडिकुलर जो भी बनेगा वो P डैश ये बनेगा, मतलब कि ये परपेंडिकुलर होगा, है ना, MP डैश, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होगा। लेकिन हम इसको अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये जो दूरी है ना, इतना डिस्टेंस, ये नेग्लिजिबल है। और वैसे भी ये जो रे हमने लिया है, ये वाला जो रे लिया है वो पैरेक्सियल रे होता है, मतलब कि वो ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही करीब होता है, एकदम नजदीक होता है। यहां पे हमने जूम करके दिखा है, बाकी रियलिटी में इतना होता है ना, यहां कहीं पे होता है। अगर यहां कहीं पे है तो आप खुद ही देखो, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो भाई वो MP बोलो या फिर MP डैश बोलो, बात तो एक ही होगी, है ना, बात तो एक ही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये MP को अप्रोक्सीमेटली MP डैश बोल देता हूं, है ना। तो MP डैश को अप्रोक्सीमेटली हम क्या मान लेंगे? MP, ठीक है। तो हियर एक और कंसिडरेशन हम लिए, हियर MP डैश इज अप्रोक्सीमेटली MP, ठीक है, MP डैश इज अप्रोक्सीमेटली MP, दोनों इक्वल है, क्योंकि ये जो रे है हमने यहाँ पे जूम करके इतना डिस्टेंस दिखाया है, बाकी रियलिटी में ये पैरेक्सियल रे के केस में इतना डिस्टेंस नहीं होता है। तो ऐसे केस में आपको ये इतना जो आपको दिख रहा है ना, ये इतना डिस्टेंस वो आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको MP ही बोल सकते हैं, ठीक। तो अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दो ट्राइंगल की हम बात करेंगे, एक होगा A डैश B डैश F एंड एक होगा FMP, ठीक है, इसको मैं अभी P ही बोल देता हूं, ठीक है। तो FMP, तो अब ये दोनों ट्राइंगल को देखोगे तो दोनों सिमिलर है। ध्यान से देखो, ये एंगल सेम, ये 90 और ये भी 90, दोनों सेम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, ये एंगल भी यहां पे सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो आप ध्यान से देखोगे तो मैं यहां पे लिखूंगा फ्रॉम triangle A dash B dash F, A dash B dash F and triangle FPM, triangle FPM, वे ट्राइंगल लगाएंगे, ट्राइंगल FPM, व्हाट वी कैन से दैट, यहां पे हम बोल सकते हैं A dash B dash डिवाइड बाय A dash B dash, मतलब कि ये डिवाइड बाय ये, ठीक है। तो ये रेशियो किसके बराबर होगा? सो A dash B dash डिवाइड बाय MP मस्ट बी इक्वल टू B dash F डिवाइड बाय FP, ठीक है। सो B dash F डिवाइड बाय FP, ठीक है। सो ये हमारे पास एक रिजल्ट नंबर 1 आ चुका है। सो लाइकवाइज दिस, दूसरा भी एक ट्राइंगल यहाँ पे हम देखेंगे, दूसरा भी एक ऐसा रिजल्ट हम यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। लेकिन इससे पहले MP की वैल्यू हम यहाँ पे AB भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि जितना MP होगा उतना AB होगा, ठीक है। तो जितना ऑब्जेक्ट है, मतलब कि ये AB है, उतना MP होगा। तो मैं यहाँ पे यही रिजल्ट को ना, इसको रिजल्ट नंबर 1 नहीं बोलते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं MP की वैल्यू प्लेस कर देता हूँ AB। सो ये हो जाएगा A डैश B डैश डिवाइड बाय AB दैट इज इक्वल्स टू B डैश F डिवाइड बाय FP, ठीक है। सो दिस इज द रिजल्ट नंबर 1, ये हमारे लिए रिजल्ट नंबर 1 है। उसी तरीके से आप ध्यान दोगे तो यहां पे एक और ट्राइंगल मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिए, ये ट्राइंगल ABP,
दिखा आपने। उसी तरीके से दूसरा ट्राइंगल ए डेस बी डेस पी, देखा आपने ये ट्राइंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल के लिए भी आप देखोगे तो ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हो जाएंगे। कैसे? तो देखो हमने वही रे यहाँ पे इस्तेमाल किया है ये इमेज फॉर्म करने के लिए, जो रे पोल के ऊपर गिरता है और जितने एंगल पे आए हैं उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है। मतलब कि ये एंगल एंड ये एंगल दोनों सेम होंगे, ये भी 90 है, ये भी 90 है ना। तो इसका मतलब ये हो गया ये एंगल एंड ये एंगल दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि ये एंगल के हिसाब से देखने जाए तो ये दोनों ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ए बी पी, ये एक ट्राइंगल एंड दूसरा ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होने चाहिए? सिमिलर होने चाहिए। सो दूसरा रिजल्ट उसके ऊपर से हमें मिलेगा। सो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, तो पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे कि ए डैश बी डैश ये रेशियो डिवाइड बाई ये। ठीक है, ये ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी, दिस रेशियो इज इक्विवेलेंट टू बी डैश पी डिवाइड बाई बी पी। ठीक है, तो इनका रेशियो के बराबर होगा बी डैश पी डिवाइड बाई बी पी। ठीक है, तो ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी इज इक्विवेलेंट टू बी डैश पी डिवाइड बाई बी पी। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 2। सो नाउ बाय कंपेयरिंग दिस रिजल्ट नंबर 1 एंड 2, देखो इसकी वैल्यू मैं सीधे सीधा बी डैश पी डिवाइड बाई बी पी के बराबर लिख सकता हूं। तो फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, देखो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी की वैल्यू हम यहाँ पे सीधी कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बी डैश एफ डिवाइड बाई एफ पी दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस। ठीक है, ये इसके बराबर होगा। ठीक, चलिए तो इट इज इक्विवेलेंट टू बी डैश पी डिवाइड बाई बी पी। ठीक है, चलो नाउ व्हाट इज बी डैश एफ? बी डैश एफ मतलब कि इतना डिस्टेंस। ठीक है, इतना डिस्टेंस। अभी ये डिस्टेंस किसके बराबर हो सकता है? तो क्या मैं ये डिस्टेंस को अगर मुझे लिखना है, बी डैश एफ मतलब कि ये डिस्टेंस को मुझे लिखना है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अगर मैं बी डैश पी में से, मतलब कि इतने पूरे डिस्टेंस में से अगर मैं इतना डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो बचेगा कितना? इतना। ठीक है, तो मैं यहां पे ध्यान से देखोगे तो बी डैश एफ को मैं क्या लिख सकता हूं? बी डैश एफ को मैं लिख सकता हूं बी डैश पी माइनस एफ पी, लिख सकता हूं ना। ठीक है, तो बी डैश पी माइनस एफ पी डिवाइड बाई एफ पी दैट मस्ट बी इक्वल टू बी डैश पी डिवाइड बाई बी पी। ठीक है, चलो अभी ध्यान दो, यहां पे बी डैश पी मतलब कि इमेज डिस्टेंस। ठीक है, एफ पी मतलब कि फोकल लेंथ एंड बीपी मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो सारी वैल्यू यहां पे प्लेस कर सकते हैं। उससे पहले हमने एक चीज नोटिस किया था, वहां पे देखा था कि जब भी साइन की बारी आती है तो हमने देखा था कि साइन कैसे आपको लगानी है। हमने देखा था कि भाई अगर रे जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम कुछ मेजर कर रहे हैं पोल से, तो ऐसे केस में वो नेगेटिव आएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं, उसको आसान तरीके से समझने के लिए मैंने आपको एक और चीज भी बताई थी कि आपको क्या अज्यूम करना है, आपको पोल को ओरिजिन पे अज्यूम कर लेना है। तो अगर उसके लेफ्ट हैंड साइड के डिस्टेंस अगर आप लिख रहे हो तो सारे नेगेटिव आएंगे और राइट हैंड साइड के जो डिस्टेंस होंगे वो पॉजिटिव आएंगे। आप इसको आसान तरीके से ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो मेरे लिए आप देखोगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो भी है वो, इमेज डिस्टेंस जो भी है वो, एंड फोकल लेंथ, ये तीनों लेफ्ट हैंड साइड पे, पोल से लेफ्ट हैंड साइड पे है ना। मतलब कि ये डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में तो डेफिनेटली वो नेगेटिव आएंगे। मतलब कि यहाँ पे बी डैश पी की जगह पे इमेज डिस्टेंस जो भी है उसको मुझे नेगेटिव लिखना पड़ेगा, माइनस भी, बिकॉज दे आर एट द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, आप इसको ओरिजिन मानते हो पोल को, तो ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पे बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मुझे ये नेगेटिव लिखना पड़ेगा। उसी तरीके से एफ पी, इसकी फोकल लेंथ भी कहां पे है? लेफ्ट हैंड साइड पे है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको भी मुझे नेगेटिव लिखना पड़ेगा, मतलब कि ये माइनस एफ। सो एफ पी की जगह पे हम लिखेंगे माइनस एफ। ठीक है, सो बी डैश पी माइनस भी है एंड बीपी, बीपी मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो पोल से आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो भी है वो भी लेफ्ट हैंड साइड पे मेजर करना पड़ता है ना। तो इसके लिए वो भी नेगेटिव माइनस यू। ठीक है, आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि पोल को ओरिजिन पे मान लो तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी डिस्टेंस है वो सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, चलो तो अब आप इसको ध्यान से देखोगे,
तो देखो यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो चुका है राइट हैंड साइड पे। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि ये माइनस वी माइनस माइनस प्लस एफ हो जाएगा डिवाइड बाई माइनस एफ, दैट इज इक्वल्स टू, यह माइनस माइनस प्लस हो चुका है मतलब कि ये v बाई यू। ठीक है, यहाँ पे ये जो नीचे वाला माइनस है उसको न्यूमरेटर में दे देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वी माइनस एफ डिवाइड बाई एफ, दैट इज इक्वल्स टू v बाई यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको सेपरेट कर देते हैं, तो ये v बाई यू माइनस सॉरी v बाई एफ माइनस एफ बाई एफ दैट इज इक्वल्स टू v बाई यू। ये एफ एफ कैंसल हो जाएगा तो ये बचेगा v बाई एफ माइनस वन दैट इज इक्वल्स टू v बाई यू। ठीक है, एक काम करते हैं, यहां से v को ना इसके डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा v डिवाइड बाई वी एफ माइनस वन अपॉन वी दैट इज इक्वल्स टू वन बाई यू। क्या किया हमने, ये v को ये साइड पे डिनोमिनेटर में लेके गए। ठीक है, तो ये v इसके साथ कैंसल हो जाएगा, तो ये बनेगा वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन वी दैट इज इक्वल्स टू वन बाई यू। ठीक है, ये वन अपॉन वी वाली टर्म को वहां पे लेके जाओगे तो भाई यहाँ पे और इसको सीधा लिखोगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी दैट इज इक्वल्स टू वन बाई एफ। तो ध्यान दो, यही इक्वेशन को बोला जाता है मिरर इक्वेशन, है ना। इसको हम बॉक्स बना देते हैं, इसको हम अच्छे से बॉक्स बना देते हैं बिकॉज इट इज कॉल्ड द मिरर इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, दिस इज द मिरर इक्वेशन। ठीक है, इसका डेरिवेशन हमने देखा, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद होना बहुत ही जरूरी है। ठीक, तो इट इज कॉल्ड द मिरर इक्वेशन, वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी दैट इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ। ठीक है, तो ये इक्वेशन में अगर किसी दो वैल्यू आपको पता है तो तीसरी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, डेरिवेशन एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ ट्राइंगल की सिमिलैरिटी को देखना है, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन, अभी ये लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है आइए पता कर लेते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन को समझने के लिए पहले तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है वो हम यहां पे लिखते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन जिसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है वो क्या है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इट इज जस्ट ए रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले तो वो लिखते हैं यहां पे लीनियर मैग्निफिकेशन is the ratio of height of image जिसको हम यहां पे h डैश से डिनोट करेंगे टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसको हम h से डिनोट करेंगे, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है इसको स्मॉल h से डिनोट करेंगे। मतलब कि अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला क्या होगा, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, तो स्मॉल m इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा h डैश डिवाइड बाई h। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट डिवाइड बाई इमेज हाइट टू दी ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, तो ये रेशियो आपको ध्यान में रखना है, इट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, अभी इसको हम इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के फॉर्म में कैसे शो कर सकते हैं तो वो भी समझ लेते हैं। तो उसका रिलेशन निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि मान लो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये होगा मेरा ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है, इसकी हाइट स्मॉल h है। अभी इसकी इमेज कंप्यूट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से दो रे कंसिडर किए, एक पैरेक्सियल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाला रे जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ और सीधा प्रिंसिपल फोकस में से पास हुआ। ठीक है, तो फोकस में से पास होने वाला ये रे कंसिडर किया, और दूसरा जो पोल के ऊपर गिरता है और वहां से
वापस रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो ये दोनों जहां पे मिले वहां पे हमें इसकी इमेज मिली ऐसा हम मानेंगे। तो ये जो ए डेस बी डेस है ये हो गई हमारे लिए इमेज। ठीक है, यहां पे हमने कंसीडर किया है कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट की हाइट हमने h मान ली है एंड जो इमेज फॉर्म हुई है उसकी हाइट हमने h डैश मान ली है। ठीक है, चलो अभी ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि अल्टीमेटली हम ये m का फॉर्मूला इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के फॉर्म में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे वंस अगेन वही ट्राइंगल की सिमिलरिटी देखने वाले हैं जैसे कि हमने आगे देखा था। तो ये मान लो कि ये ट्राइंगल ए बी पी एंड दूसरा ट्राइंगल ए डेस बी डेस पी, इन दोनों को अगर हम देखने जाए तो यहाँ पे आप देखोगे तो आप पाओगे कि भाई अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, अगर ये 90 है तो इसके लिए ये भी 90 है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो इसके लिए भी ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। मतलब कि दोनों ट्राइंगल जो भी है वो सिमिलर है, ऐसा हम बोल सकते हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो फ्रॉम द सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल ए बी पी एंड ए डेस बी डेस पी, ठीक है, तो फ्रॉम, सॉरी ब्लैक कलर से लिखना है, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, देखो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि भाई ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी, ये रेशियो किसके बराबर होगा, बी डैश पी डिवाइड बाई बी पी के बराबर होगा, है ना। चलो ए डैश बी डैश क्या है, तो भाई ये तो एच डैश है। ठीक है, सॉरी एच डैश नहीं, माइनस एच डैश है ना। आप याद करो साइन के अंदर हमने देखा था कि अगर एक्सिस से नीचे की डायरेक्शन में अगर हम कोई मेजरमेंट लेते हैं तो वो नेगेटिव माना जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एच डैश डिवाइड बाई ए बी। ए बी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इसके लिए हम इसको पॉजिटिव एच लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू बी डैश पी। बी डैश पी मतलब कि इमेज डिस्टेंस, क्योंकि हम पोल से नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड पे ले रहे हैं डिस्टेंस, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे माइनस वी। ठीक है, डिवाइड बाई बीपी मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो भी लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब कि माइनस यू। ठीक, तो ये माइनस माइनस तो भाई प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस एच डैश डिवाइड बाई एच, ये किसके बराबर आएगा, प्लस वी बाई यू के बराबर। और यहां से ये माइनस को वापस मैं राइट हैंड साइड पे भेज देता हूं, तो ये एच डैश डिवाइड बाई एच वो क्या हो जाएगा, वो माइनस वी बाई यू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन भाई ये एच डैश बाई एच ये तो हो गया हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला क्या आया, इन टर्म्स ऑफ इमेज, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास माइनस वी बाई यू। ठीक, ये हो गया हमारे पास माइनस वी बाई यू। सो दिस इज कॉल्ड द लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन हम इस तरीके से ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट यहां तक। ठीक है, तो हमने देखा मिरर इक्वेशन, ये लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक, क्लियर। एक और पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ये मैग्निफिकेशन से हमें एक और पॉइंट यहाँ पे समझ में आता है, तो मैं यहाँ पे इसको नोट डाउन भी कर लेता हूँ। तो एक छोटी सी एक नोट के तौर पे हम एक पॉइंट को याद रखेंगे। सॉरी ये, ओके नाउ इट इज करेक्ट। नोट के तौर पे हम इसको याद रखेंगे। क्या है पॉइंट कि भाई अगर इमेज रियल है, for real image formed is inverted, hence its magnification is negative। ठीक है, तो यहां पे हमें याद रखना है कि for real image, point number 1, for real image, for real image, so for real image form is inverted, hence its magnification is negative। ठीक है, तो उसी तरीके से फॉर वर्चुअल इमेज,
image formed is erect. Hence its magnification is positive. ठीक है, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव है या पॉजिटिव है उसके ऊपर से हम डिफाइन कर सकते हैं कि भाई वो इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर नेगेटिव है मैग्निफिकेशन तो वो रियल इमेज होगी, अगर वो पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलिए, तो सीधा इसी के बेस पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से आइडिया आ जाए। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 9.3 सॉल्व एग्जाम्पल 9.3। थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका चेंज कर देते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन को देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फर्स्ट ऑफ ऑल 10 सेंटीमीटर एंड सेकंड केस में आपको 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इन ईच केस। देखो, वैसे तो हम ना नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में देखेंगे कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखें तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, कैसी होगी। और अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर पे अगर मैं रखता हूँ, सेंटर पे रखता हूँ तो इमेज कहाँ पे होगी, और उससे दूर ले जाता हूँ तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, और फोकल लेंथ एंड पोल के बीच में अगर रखता हूँ तो इमेज कहाँ पे होगी। वो सारी चीजें ना हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमने ये लेक्चर के अंदर हमने मिरर फॉर्मूला, मिरर इक्वेशन एंड मैग्निफिकेशन देख लिया है, तो उसका इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या बनेगी सिचुएशन, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल हमने मिरर इक्वेशन देख लिया, हमने मैग्निफिकेशन देख लिया, तो फिर इसका इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, इतना तो कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। ठीक, चलो, तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट, पहले तो पहला क्वेश्चन जो भी है उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले केस में आपको क्या बोला गया है, पहले केस में आपको ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पे रखने को बोला गया है ना, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर। लेकिन सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये हर एक केस को सॉल्व करने से पहले, क्योंकि आपको यहाँ पे ना रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर दी गई है, और हमने देखा था व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो अगर आपको याद आता हो तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन कहाँ गया, हमने डिफाइन किया था भाई, हाँ ये रहा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में ये रिलेशन है, मतलब कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ पे फोकल लेंथ f कंप्यूट कर देता हूं। तो फोकल लेंथ f क्या होगी, फोकल लेंथ f इज इक्वल्स टू r बाई 2। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारे पास 15 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने रेडियस सॉरी फोकल लेंथ कंप्यूट कर दी। ठीक, अभी ये जो मिरर है कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर के लिए हमें पता है कि सारे डिस्टेंस जो भी होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड पे बिलोंग करेंगे। ठीक है, वो सारे लेफ्ट हैंड साइड पे बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पे इमेज कहाँ पे फॉर्म है वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। पहले तो पहला केस देख लेते हैं। तो पहला केस जो भी देखते हैं, ऐसे केस में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो आपको ध्यान से समझना है ये चीज। उसके लिए मैं ना एक इमेज यहाँ पे ले लेता हूं। मान लो यहाँ पे ये रहा हमारा मिरर। ठीक है, तो ये मिरर है, और यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर पे। अभी 10 सेंटीमीटर मतलब कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, तो अगर मैं सिंपल इसको देखता हूँ, इसकी ज्योमेट्री को देखता हूँ, तो यहाँ से मुझे इतना समझ में आता है कि वो एफ एंड सी के बीच में रखा जाएगा, है ना। क्योंकि फोकल लेंथ जो भी है, इतनी लेंथ है, वो 7.5 सेंटीमीटर है, और आपको दिया गया ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे रखने को। तो मतलब कि वो 10 सेंटीमीटर इज इन बिटवीन दिस 10 सेंटीमीटर इन बिटवीन दिस 7.5 एंड 15। तो ये होगा 15 सेंटीमीटर और ये होगा 7.5 सेंटीमीटर। तो इसके बीच में हम इसको प्लेस करेंगे। डोंट वरी, ये क्वेश्चन का जो दूसरा सेक्शन है वो हम
नेक्स्ट लेक्चर में जब इसका पूरा डिस्कशन देखेंगे तब हम उसको आसानी से आराम से देखेंगे, ठीक है, आराम से इसका आधा जो हिस्सा है वो आराम से देखेंगे, क्योंकि वहां पे इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी वो आपको पता होना बहुत ही जरूरी है ना। फिलहाल के लिए हम कैसे मिरर इक्वेशन लगाते हैं वो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाओ, उसके लिए हम इसका पहला सेक्शन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी का सेक्शन जो भी नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहां पे इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी वो भी आपको पता होना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मुझे इतना समझ में आता है कि भाई बाकी सारी चीजें तो कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आएगी, लेकिन इतना समझ में आता है कि भाई यहाँ पे उसका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो भी नेगेटिव है, क्योंकि पोल के लेफ्ट हैंड साइड पे इमेज भी पोल के लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगी, तो इमेज डिस्टेंस भी यहाँ पे नेगेटिव होगा, एंड फोकल लेंथ भी यहाँ पे नेगेटिव है ना। तो इमेज डिस्टेंस डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिव ही बनेगा। तो फिलहाल में फोकल लेंथ अगर मैं देखता हूं तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, मतलब कि नेगेटिव लेना पड़ेगा मुझे, -7.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को मैं रख रहा हूं पोल से लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब कि वो भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो मतलब कि -10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं यहां पे मिरर इमेज का फॉर्मूला लगाता हूं, तो फ्रॉम मिरर इमेज फॉर्मूला, फ्रॉम सॉरी मिरर इक्वेशन, मिरर इक्वेशन, वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी दैट इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। यहां से हमें v निकालना है, तो मैं 1/v को सब्जेक्ट बना देता हूं, तो ये हो जाएगा 1/f -1/u, ठीक है। चलो यहां पे वैल्यू प्लेस करते जाओ, तो ये 1/f, इसको हम लिखेंगे -7.5। माइनस क्यों लिया वो अभी आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। u की वैल्यू भी माइनस, तो ये -1/10, तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा +1/10 -1/7.5, ठीक है। इसको 7.5, तो इसको अगर एलसीएम वगैरह लेते हैं तो ये कुछ बन जाएगा हमारे पास, एलसीएम 75 निकलेगा, तो ये हो जाएगा 7.5 -10 डिवाइड बाई 75, ठीक है। तो ये वैल्यू आई हमारे पास 1/v की। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 1/v की वैल्यू मैं कितनी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखोगे तो भाई 7.5 में से छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है, तो यहाँ पे बचेगा नेगेटिव -2.5 डिवाइड बाई 75, ठीक है। तो आप देखोगे तो ये 5 से 25 3 75 होता है, तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 1/v इज इक्वल्स टू -1/30, ठीक है। मतलब कि v इज इक्वल्स टू मैं बोल सकता हूँ इट इज -30 सेंटीमीटर। मतलब कि इसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ पे होगी, इसकी इमेज जो फॉर्म होगी वो भाई साहब यहाँ पे -30, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पे ही फॉर्म होगी, है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे ही फॉर्म होगी, ठीक है। यहाँ कहीं पे 30 सेंटीमीटर, मतलब कि ये सी से कहीं दूर फॉर्म होगी। अभी क्यों दूर फॉर्म हुई वो सारी चीजें ना आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आ जाएगी, ठीक है, वहां पे आप हम देखेंगे हर एक किस्से को। अभी के लिए हम सिर्फ यहाँ से सिर्फ मिरर इक्वेशन लगा के ये फॉर्मूला से हमने ये वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो ये हो गया इमेज, इमेज का डिस्टेंस, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन था फाइंड द पोजीशन, तो पोजीशन हमने निकाल ली, ठीक है, पोल से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। नेक्स्ट नेक्स्ट अभी हमें यहाँ पे देखना है कि भाई व्हाट शुड बी द नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। तो यहाँ पे इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो पहले मैग्निफिकेशन पता कर लेते हो, तो उससे अपने आप नेचर समझ में आ जाएगा। तो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, वो क्या होगा, तो वो होगा -v/u, -v/u, क्योंकि हमारे पास इमेज डिस्टेंस है एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा माइनस v की वैल्यू कितनी आई, तो भाई -30, पोल से लेफ्ट हैंड साइड पे, तो डेफिनेटली नेगेटिव लिखना पड़ेगा। u भी डेफिनेटली मुझे नेगेटिव लिखना पड़ेगा पोल से लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 10 3 30, तो ये आ गई वैल्यू -3। आपने देखा ये -3 वैल्यू आई है ना, m मैग्निफिकेशन यहाँ पे -3 आया। तो इसका मतलब ये होता है, -3 का मतलब ये होता है कि भाई ये नेगेटिव है, तो इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड, ठीक है। तो बिकॉज दिस m इज नेगेटिव, नेगेटिव होने के कारण हम इतना तो बता सकते हैं, ड्यू टू दिस m इज नेगेटिव, तो दिस इमेज इज, एज m इज नेगेटिव, एज m इज नेगेटिव,
So image will be real, inverted, वो नोट याद करो तो यहां से लिख पाओगे, नोट याद करोगे तो, एंड एनलार्ज्ड। ठीक है, क्लियर। तो ये था केस नंबर 1। अभी केस नंबर 2 चलो सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, सिर्फ मिरर इक्वेशन ही तो लगाना है, तो केस नंबर 2 भी सॉल्व कर लेते हैं। केस नंबर 2 में देखो फोकल लेंथ तो लेफ्ट हैंड साइड पे ही है। ठीक है, फोकल लेंथ पोल से लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये तो -7.5 सेंटीमीटर ही लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखता हूँ तो वो 5 सेंटीमीटर दिया गया। डेफिनेटली ऑब्जेक्ट ये साइड पे ही, पोल से ये साइड पे ही रखा जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे फोकल लेंथ 7.5, मतलब कि इतनी लेंथ 7.5, और हमें ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पे, मतलब कि पोल से यहाँ पे कहीं पे रखना है ना। तो मतलब कि पोल एंड फोकस, इन दोनों के बीच में हमें ऑब्जेक्ट रखने को बोला गया है। डेफिनेटली वो लेफ्ट हैंड साइड पे, इसलिए मैं यहाँ पे -5 सेंटीमीटर ही लिखूंगा। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगेन मिरर इक्वेशन लगाता हूं, तो मिरर इक्वेशन लगाए तो ये 1/u प्लस 1/v दैट इज इक्वल टू होता है 1/f। ठीक है, यहां से 1/v दैट इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u होगा। सारी वैल्यू प्लेस कर दो। 1/f मतलब कि -7.5 माइनस 1/u मतलब कि -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आप देखोगे तो 1/5 माइनस 1/7.5 होगा। 7.5 में से 5 निकल जाएंगे तो ये हो जाएगा, कुछ बचेगा हमारे पास 7.5 में से 5, और 5 की वैल्यू 7.5 में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट कर दे, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ओके। तो एक्चुअली ये 5 से 7.5 ही हम यहाँ पे एलसीएम बना सकते हैं। तो 7.5 ही एलसीएम बनेगा एक्चुअल में। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 1.5, क्योंकि 15 75 होता है, तो ये 1.5 बनेगा। ठीक है, 7.5 ही एलसीएम बनेगा भाई। तो ये 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाई 7.5, मतलब कि 0.5 डिवाइड बाई 7.5, मतलब कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/15। ठीक है, सो 1/v की वैल्यू हमारे पास 1/15 बनी, मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि v की वैल्यू कितनी आएगी, 15 सेंटीमीटर। v इज इक्वल्स टू, प्लस आया, देखो डिस्टेंस क्या आया, +15 सेंटीमीटर। ये ध्यान देना, +15 सेंटीमीटर, मतलब कि इमेज ना पोल से ये साइड पे बन रही है, पॉजिटिव साइड पे बन रही है। समझ में आ रही है बात, पॉजिटिव साइड पे बन रही है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं, राइट हैंड साइड पे बन रही है। ठीक है, अगर हम इसका मैग्निफिकेशन दिखते हैं ना, तो मैग्निफिकेशन भी क्या होगा, स्मॉल m दैट इज इक्वल टू -v/u। अभी यहां पे क्या है कि इमेज जो भी है पॉजिटिव साइड पे बन रही है, तो इसकी वैल्यू मुझे +15 लिखनी पड़ेगी। u है -5, लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3। तो भाई यहां पे भी मैग्निफिकेशन आया 3, लेकिन इट इज ग्रेटर देन 0। देखो ध्यान से, इट इज ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, एज इट इज ग्रेटर देन 0, एज m इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये होता है द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां पे ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं। मिलते हैं कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कि टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।